अब बात करते हैं हम 13 नंबर के सेक्टर की। इस सेक्टर से आप अच्छे से वाकिफ होंगे क्योंकि इस सेक्टर के प्रोडक्ट आपने कभी ना कभी या फिर उसकी सर्विस कभी ना कभी यूज की होंगी। उस सेक्टर का नाम है रिटेल सेक्टर। तो रिटेल सेक्टर नाम सुनकर आपको समझ में आएगा कि इस सेक्टर में कौन सी कंपनी आती है। देखिए इस सेक्टर में सुपरमार्केट, आपने सुपरमार्केट से कभी ना कभी टूथपेस्ट या फिर सोप खरीदा होगा। फैशन रिटेल कंपनी, आपने कभी ना कभी जूडियो से कपड़े खरीदे होंगे। ज्वेलरी रिटेल कंपनी, आपने कभी ना कभी गोल्ड का नेकलेस या फिर डायमंड का नेकलेस खरीदा होगा। तो ये जो कंपनियां बनाती है, ये सारे प्रोडक्ट बनाती है, उन सारी कंपनियों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है। और वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी कंपनियां हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज पर जितनी भी कंपनियां इस तरह के सर्विस या इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, उन सारी कंपनी को एक ग्रुप में डाला जाता है और उसी ग्रुप को रिटेल सेक्टर बोला जाता है। वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी रिटेल सेक्टर रिलेटेड कंपनियां हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पर डीमार्ट, टाइटन, ट्रेंड, इन सारी कंपनी को आप अच्छे से जानते हैं। डीमार्ट का सुपर मार्केट है, टाइटन ज्वेलरी रिटेल ब्रांड है, ट्रेंड फैशन रिटेल ब्रांड है। ये टाइटन और ट्रेंड दोनों टाटा ग्रुप का है, यानी ये ट्रस्टेड कंपनी है। डीमार्ट राधा कृष्ण दमानी की है। और ये तीनों कंपनियां लार्ज कैप कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन इस वीडियो में मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। अगर आपको खरीदना है तो अपनी खुद की ओन रिस्क पर और फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू ही इन कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग क्यों ना हो, वो कभी ना कभी गिर सकती है या फिर आपको लॉस दे सकती है। तो आप अपना लॉस समझकर इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम 14 नंबर के सेक्टर की। उस सेक्टर का नाम है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर। नाम सुनकर समझ में आया होगा कि इस सेक्टर में कौन सी कंपनी आती है। इस सेक्टर में होटल्स कंपनी, ट्रैवल्स कंपनी, एयरलाइंस कंपनी, इस तरह की जो कंपनी होती है और जो सर्विस प्रोवाइड करती है, वो सर्विस आपने कभी ना कभी यूज की होगी, कभी घूमने गए होंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस सेक्टर में कौन सी कंपनियां आती है। तो देखिए एग्जांपल के तौर पर बहुत सारी कंपनियां, लेकिन इंडिगो नाम सुना है, आईआरसीटीसी ट्रेन, इंडिगो प्लेन, इंडियन होटल, तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन जब हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए और उस सेक्टर की रिस्क पता होना चाहिए। तो इस सेक्टर में सबसे ज्यादा रिस्क है वेरी हाई। और इस सेक्टर का जो बिहेवियर है, यानी जो इस सेक्टर की जो मूवमेंट अपसाइड या डाउनसाइड, वो किस तरह से होती है, ये आपको सबसे पहले समझना चाहिए। देखिए इस सेक्टर में सारा खेल पूरा सीजन बेस होता है। टूरिज्म फैक्टर इफेक्ट रेवेन्यू, देखिए किसी भी कंपनी का अगर टूरिज्म ग्रोथ अच्छी है, यानी लोग घूमने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है टूरिज्म कंपनी को प्रॉफिट होगा, जिस वजह से उन कंपनी के स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। तो ये जीडीपी ग्रोथ होती है ना, टूरिज्म के बेस पर भी होती है, जिस वजह से इन कंपनी का शेयर का प्राइस अगर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो इसका मतलब है जीडीपी अच्छी हो रही है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर सेक्टर की। नाम सुनकर समझ में आएगा कि इस सेक्टर में कौन सी कंपनी आती है। इस सेक्टर में सीड कंपनी, ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर कंपनी शामिल होती है। तो स्टॉक एक्सचेंज पर इस तरह की कंपनियां बहुत सारी है। तो स्टॉक एक्सचेंज पर एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनी है, उन सारी कंपनी को एक ग्रुप में डाला जाता है और उसी ग्रुप को एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर सेक्टर बोला जाता है। वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी कंपनियां एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर सेक्टर रिलेटेड, लेकिन मैं उन कंपनियों का एग्जांपल देना चाहता हूं जो मैं खुद ट्रेड करता हूं और फ्यूचर ऑप्शन के वॉच लिस्ट में है। तो और सबसे ज्यादा फेमस भी है, उन कंपनी का एग्जांपल देता हूं। उस कंपनी का नाम है यूपीएल एंड कोरोमंडल। इन यूपीएल और कोरोमंडल का मुझे अच्छे से पता है कि ये अपसाइड या डाउनसाइड किस तरह से मूवमेंट देते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगनर हो तो आपको पता होना चाहिए जिस भी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस सेक्टर के जो स्टॉक है वो किस तरह से बिहेव करते हैं, यानी वो अपसाइड या डाउनसाइड किस तरह से मूवमेंट देते हैं और कब देते हैं और क्यों देते हैं। देखिए सबसे ज्यादा इस तरह के सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है मानसून पे। अगर बारिश ज्यादा आई या फिर कम है, उस वजह से इन कंपनी के स्टॉक पर डिमांड क्रिएट होती है और जिस वजह से उन कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, या फिर कभी कभी सप्लाई क्रिएट होती है उन सेक्टर के रिलेटेड स्टॉक में और सप्लाई क्रिएट होती है तो उन कंपनी के शेयर का प्राइस नीचे गिर जाता है। और आपको ये देखना होगा क्योंकि इन सेक्टर पर ना सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है गवर्नमेंट सब्सिडीज का। तो गवर्नमेंट किस तरह की सब्सिडीज दे रही है और उस सब्सिडी का इम्पैक्ट इन स्टॉक पर किस तरह से हो रहा है, वो आपको समझ में आना चाहिए और तब आप इस तरह की कंपनी या इस तरह के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर इस तरह के सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यानी एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जिस भी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस सेक्टर की रिस्क क्या है। तो इस सेक्टर की रिस्क मीडियम है
अगर आपको मीडियम से लो तक लेकर जाना है तो इसका मतलब है आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस से आप अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चूज कर सकते हो जिसमें आपको रिस्क ना के बराबर होगा